हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग सीखो। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, यानी कि लेक्चर 1 है और लेक्चर 1 के अंदर मैं क्या क्या कवर करूंगा आपको बताता हूं कि एक तो सी इंट्रोडक्शन बताऊंगा मैं आपको, जैसे कि कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर, वेरिएबल्स, कंज्यूमर्स एंड सी डेटा टाइप्स, सी इनपुट्स आउटपुट्स, सी कमेंट, सी ऑपरेटर्स एंड सी के कुछ एग्जांपल्स। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि सी लैंग्वेज होती क्या है, सी लैंग्वेज में फ्लो चार्ट के बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगा कि सी लैंग्वेज कैसे वर्क करती है। और ये इंटरनली जो हम जैसे हम कोडिंग करते हैं तो ये कंप्यूटर में कैसे कंपाइल होती है उसके बारे में बात करेंगे। और इसका इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं थोड़ा सा उसका भी आपको आइडिया दूंगा। हालांकि इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना दिया है कि आपको कोडिंग करने के लिए आपको कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए और उसको ऐसे कैसे इंस्टॉल करते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया बता दूंगा। तो सी लैंग्वेज के बारे में हम जब सबसे पहले जो बात करते हैं, थोड़ा सा इसकी इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि सी लैंग्वेज क्या होती है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं उसके द्वारा जो हमारा जो काम होता है, यानी कि जो हमें इसको टास्क दिया होता है वो पूरा हो जाता है, उसी को हम एक तरह से कहते हैं, उसको लैंग्वेज की फॉर्म में सी लैंग्वेज कहते हैं। यानी कि सपोज दैट सी लैंग्वेज जो समझ लेते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो अभी आपसे जब जो बोला जाए, अगर आपसे फ्लो चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं कि अगर आपसे बोला जाए कि आपको ए मतलब दो वैल्यूज को सम करना है, आपको ए प्लस बी इसका सम निकालना है, तो आप क्या करोगे? आप दो वेरिएबल लोगे, यानी कि कोई दो नंबर ले लोगे। आप किसी से आपसे किसी ने बोला कि दो नंबर का सम निकालना है, तो आपसे पूछोगे ना कि क्या क्या नंबर है बताओ। तो आप डिक्लेयर वेरिएबल यानी कि उससे दो वैल्यू ले लोगे बंदे से, जो भी आपका इनपुट दे रहा है। उसने बता दिया 2 and 3, यानी कि ए में आपका 2 और बी में आपका 3। आपने ये एज्यूम कर लिया इस तरह से। फिर आपने रीड मतलब ऐसे रीड कर लिया, ले लिया बंदे से क्या भाई क्या नंबर है जो प्रिंट करने हैं। उसके बाद में आप क्या करोगे, अपने माइंड में सेव कर लोगे उनको, यानी कि इसको सम कर लोगे उनका। तो सम जब करोगे तो आप स्टोर कहाँ करोगे? अपने माइंड में स्टोर करोगे ना। तो माइंड में स्टोर करोगे तो इसी तरह से हम जब फ्लो चार्ट की बात करते हैं, वहां पे आप सम एक वेरिएबल ले लोगे, उसमें स्टोर कर दोगे, यानी कि सम के अंदर आपकी 5 आ जाएंगे, यानी कि 5 हो गया। और उसको बाद में आप उसको डिस्प्ले कर देंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि आपने इनपुट ले लिया और उससे पहले ही आपने डिस्प्ले कर दिया किसी वैल्यू को। तो यानी कि सीक्वेंस होता है। इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपको चाय बनाने का काम दिया जाता है कि आपको टी बनानी है। तो टी बनाने से पहले क्या करोगे? आप चाय बनाने से पहले उसके इंस्ट्रक्शन प्रॉपर तरीके से फॉलो करोगे ना, कि आप एक गैस बर्नर लोगे, पहले पानी भर लोगे, तो उसके अंदर कटोरा जो भी आपका जो कंटेनर है पानी भर लोगे उसके अंदर। फिर गैस को ऑन करोगे, गैस के ऊपर उसको रख दोगे कंटेनर को, पानी जो गर्म करना है। पानी गर्म हो जाने के बाद उसमें चाय पत्ती डाल देंगे हल्की सी, और गर्म हो जाने के बाद दूध डाल देंगे, दूध डालने के बाद में उसके अंदर हम चीनी डाल देंगे। तो इस तरीके से हमारी चाय बन जाती है। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एक सिस्टमेटिक बेस चलते हैं तो हमारा लैंग्वेज वो कोड होता है वो प्रॉपर तरीके से बन जाता है, यानी कि हमारा वो टास्क कंप्लीट हो जाता है। तो इस चीजों को मैं आपको बताऊं उससे पहले थोड़ा सा आपको मैं कंप्यूटर पे एक हेलो वर्ल्ड की बात कर लेते हैं कि सबसे पहले जो हमारा कंप्यूटर पे हमारा जो लैंग्वेज जो रन होती है, जो कोड रन होता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन पे चलते हैं और स्क्रीन पे हम एक फाइल बना लेते हैं हेलो वर्ल्ड की। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, न्यू फाइल, हेलो वर्ल्ड। वैसे इसका डिटेल्ड वीडियो मैंने बना दिया है, उसमें आप देख सकते हो कि ये सब विजुअल स्टूडियो कोड को कैसे इंस्टॉल करते हैं और इसके अंदर एक्सटेंशन कैसे कैसे इंस्टॉल करते हैं। अभी आपको हालांकि मैं थोड़ा हल्का सा आइडिया बता दूंगा जिससे आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले प्रोग्राम को मैं रन कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। तो इसके अंदर एक हेडर फाइल होती है जिसकी डेफिनेशन, जैसे कि आपको प्रिंट एफ करना है, यानी कि कोई मैसेज प्रिंट करना है तो उसके लिए हेडर फाइल की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए पहले मैंने उसको हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया है। और एक वॉइड मेन फंक्शन होता है, वॉइड इसलिए लगाते हैं कि उसका रिटर्न टाइप कुछ नहीं होता है इसलिए। अभी हालांकि इसको मैं डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि एक सिंपल सा हेलो वर्ल्ड मुझे प्रिंट करना है इसलिए। तो मेन फंक्शन हो गया इसके अंदर। तो आप क्या कर देंगे, फिर प्रिंट एफ में आप इसके अंदर डाल दोगे हेलो वर्ल्ड, लाइन ब्रेक, इसको सेव कर देंगे और इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे। तो रन कोड। तो आप जैसे ही रन कर दोगे क्लिक, तो यहाँ पे हेलो वर्ड आपका प्रिंटेड हो गया है। आपका यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक, रन कोड फिर मैंने किया तो हेलो वर्ड आपका हो गया। यानी कि मैंने कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे थे यहाँ पर कोड में, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे थे, तो वो आपका कन्वर्ट होकर के आपका आउटपुट क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड। अब इसको समझते हैं, इस तरह कैसे समझते हैं। तो अब इसको हम चलते हैं स्क्रीन पर, फिर से चलते हैं और मैं आपको इसमें समझा देता हूँ कि हमारा जो कंपाइलर होता है, जो लैंग्वेज होती है, कैसे काम करती है। सपोज दैट ए और बी दो पर्सन है ए और बी।
ए और बी अपने आप को एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन हिंदी, इंग्लिश, मराठी, बंगाली, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, तो वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे की चीज़ों को वो बता रहे हैं एक दूसरे को। लेकिन सपोज दैट हम कंप्यूटर लैंग्वेज से, जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो हम जानते हैं हिंदी, इंग्लिश या जो भी हमारी लैंग्वेज होती है हम वो जानते हैं, लेकिन कंप्यूटर इन चीज़ों को नहीं समझता है। तो इन चीज़ों को कन्वर्ट करने के लिए बीच में क्या होता है, कंपाइलर होता है, यानी कि वो आपका कम्युनिकेशन करवाता है दोनों के बीच में, यानी कि आप हो इधर, इधर कंप्यूटर है और बीच में कंपाइलर है। तो आप स्क्रीन पर देखोगे आप, तो जब भी आप कोई फर्स्ट प्रोग्राम लिखते हो, जैसे मैंने अभी लिखा यहाँ पे hello world डॉट सी लिखा मैंने, तो hello world डॉट सी में आप देखा तो ये क्या हो गया, सोर्स कोड। मैं सोर्स कोड लिखा, ये वाला जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये आपका क्या हो गया, सोर्स कोड जो मैंने कंप्यूटर में लिखा है। तो मेरा सोर्स कोड यानी कि hello world डॉट सी, यानी कि इसका नाम है hello world डॉट सी ले लिया मान लीजिए, सपोज, लेकिन ऐसा क्या लिया, फर्स्ट डॉट सी ले लिया था। अब ये जो सोर्स कोड होता है ये भेजा जाता है कंपाइलर के पास, तो कंपाइलर के पास आएगा। कंपाइलर क्या करता है, सबसे पहले इस कोड जो आपने कोड लिखा है उसके सिंटैक्स और इसका स्ट्रक्चर, सिंटैक्स वगैरह सारी कुछ देख लेता है कि कोई इसके अंदर एरर तो नहीं है। जब एरर नहीं होता है तो ये आपका कंपाइलर आपका क्या करता है, फर्स्ट डॉट एवीजे फाइल बना देता है, ऑब्जेक्ट ओवीजे, यानी कि आपका फर्स्ट डॉट सी थी, उसको कंपाइलर कंपाइल करने के बाद में फर्स्ट डॉट ओवीजे यानी कि ऑब्जेक्ट फाइल बना देता है। और इसका सिर्फ ऑब्जेक्ट फाइल बनाने के, हालांकि इसके अंदर जब जाओगे तो डॉट डिटेल प्रोसेसिंग होती है, लेकिन हम इतना डिटेल नहीं जा रहे हैं अभी फिलहाल। तो फर्स्ट डॉट ओवीजे फाइल आपकी बन जाएगी। उसके बाद में आपका लिंकर क्या करता है, लिंकर का काम ये होता है कि वो लाइब्रेरी से डेफिनेशंस को उठाता है, जो लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं। जैसे कि मैंने, आप स्क्रीन पर देखिए, मैंने यहाँ पे इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल को यूज किया है। तो ये इसकी डेफिनेशन कहाँ पर है, इसकी डेफिनेशन आपकी इस लाइब्रेरी फंक्शंस के अंदर है। तो लाइब्रेरी फंक्शन से इसकी डेफिनेशन को उठा करके लिंकर उस फाइल के अंदर लिंक कर देता है, मर्ज कर देता है उस डेफिनेशन को, यानी कि लिंकर क्या कर देता है, उसकी डेफिनेशन को मर्ज कर देता है, लिंक करने का काम करता है। देन लिंकर क्या करता है, फिर फाइनली उसकी फाइल को क्या कर देता है, फर्स्ट डॉट ईएक्सी फाइल बना देता है, उसको फर्स्ट डॉट ईएक्सी फाइल बनाता है, यानी कि एग्जीक्यूटिव फाइल बना देता है। और इस एग्जीक्यूटिव फाइल बनाने के बाद में क्या करता है, लोडर हमारे प्रोग्राम को लोड कर देता है, यानी कि जब भी आप प्रोग्राम को इन्वोक करते हो या डबल क्लिक करते हो तो इन्वोक हो जाता है, और वो प्रोग्राम हमारे सिस्टम की जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है उस रेम में आकर के बैठ जाता है, और वहां से फिर सीपीयू के पास इंफॉर्मेशन जाती है एग्जीक्यूशन के लिए कि कहां से इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। तो इस तरीके से हमारा जो कंपाइलर वर्क करता है, मतलब पूरी प्रोसेस काम करता है। और जैसे हमने सोर्स कोड लिखा यहाँ पे, आपने स्क्रीन पर देखा कि हमने इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल, मेन, वॉइड मेन, प्रिंट एफ से, तो ये सिंटैक्स एक लैंग्वेज में प्रोवाइड करा रही है हमारे लिए, यानी कि हम कंप्यूटर से कैसे वर्क करें। यानी कि हमने इसको सिंटैक्स दिया कि प्रिंट एफ, और इसकी डेफिनेशन को कंपाइलर ने समझा, और हमारी जो चीज डेफिनेशन थी, कंप्यूटर क्या समझता है, कंप्यूटर समझता है सिर्फ 0-1 की लैंग्वेज समझता है, 0-1 यानी कि बाइनरी लैंग्वेज समझता है सिर्फ, यानी कि मशीन लैंग्वेज। तो कंपाइलर ने क्या किया कि हमारे जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमने प्रोग्राम में जो दिए थे, जो प्रोग्राम में हमने लिखे थे, उनको कन्वर्ट कर दिया उसने 0 और 1 की फॉर्म में, यानी कि सारी चीजें उसने 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर दी, और इस तरीके से मशीन हमारी लैंग्वेज को समझती है। ठीक है, तो ये तो हमारा हल्का सा कि हमने कैसे हमारा ये कंपाइलर काम करता है। इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जो विजुअल स्टूडियो जो आईडी है वह इंस्टॉल कैसे की थी। तो आपको मैं स्क्रीन पर ले चलता हूँ। जब आप स्क्रीन पर आ जाओगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि विजुअल स्टूडियो गूगल, जो भी आपका ब्राउजर यूज करते हो आप उसमें डाल दीजिए विजुअल स्टूडियो कोड डाल दीजिए। तो आपका सबसे पहले जो लिंक आ रहा है उसमें आप देखिए डाउनलोड आ रहा है, या पहले लिंक को भी खोल लें तो कोई दिक्कत नहीं है, डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए। तो आपको विंडोज या जो भी आपका प्लेटफॉर्म में मैक है या आप लाइनक्स पे काम करते हैं तो वह विंडोज है, उस पर क्लिक कर दीजिए। तो आपका एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगी फाइल, और उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो आपके पास में आप कुछ इस तरीके से आपका विजुअल स्टूडियो हो जाएगा, खुल जाएगा। तो विजुअल स्टूडियो आपका कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ। कुछ इस तरीके से विजुअल स्टूडियो आपका आएगा। उसके बाद में आपको क्या करना होगा कि आपका फर्स्ट टाइम जब सेटअप करेंगे, इसका डिटेल वीडियो देखना है तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। दूसरा मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगा दूंगा जिसमें आप देख सकते हो। तो फाइल में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक ऐड फोल्डर वर्कस्पेस बनाना पड़ेगा, यानी कि आपको जहां भी सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को रखना है, लिखना है, एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए आपका एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। तो ऐड फोल्डर टू वर्कस्पेस बना दीजिए आप। मैंने ऑलरेडी बना चुका हूं, मैं सी कोड करके ये देखिए आप यहाँ पे ये बना दिया है। जब फोल्डर आप बना देंगे उसके बाद में इस प्रोजेक्ट को, इस वर्क स्पेस को सेव कर लोगे आप, यानी कि सेव वर्क स्पेस एज
जो भी आपका नाम रखना चाहते हो वो सेव कर लीजिए। तो सेव करने के बाद में जस्ट मैंने सेव कर दिया, तो वो आपका फोल्डर यहाँ आ जाता है, और यहाँ आने के बाद जो भी आपके प्रोग्राम उसमें जो रन करने हैं आपको, वो यहाँ पे आपको दिखने लग जाते हैं। और जस्ट उस पर क्लिक कर दीजिए, जैसे helloworld.c, तो आपका यहाँ पे दिख रहा है। तो ये तो रहा कुछ आईडी का थोड़ा सा पार्ट, जो आपका ये सारा कुछ पार्ट अभी इंट्रोडक्शन था। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि यार बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। जो चीज समझ में आ रही है आपको उतनी पकड़नी है, कि स्टार्टिंग में आप सब बिल्कुल एकदम से 100% सारी चीजें सीखना ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो धीमे धीमे सारी चीजों को धीमे धीमे हम समझने की कोशिश करनी है आपको। तो हम फिर से चलते हैं अपनी टैबलेट की स्क्रीन पर, और जो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था उसको कंप्लीट करते हैं। तो गाइस अब सबसे पहले हम जब आते हैं तो हमारा था इसमें इंट्रोडक्शन कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। कीवर्ड्स देखो, जो थ्योरेटिकल डेफिनेशंस होती हैं मैं उसमें बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैं इसमें मेरा काम है कि आपको मैं कोडिंग सिखाऊं, कोडिंग करना सीख जाएं, और जो लॉजिक है वो सीख जाएं। बाकी डेफिनेशन तो आपको बुक्स में मिल जाएंगी, आप अपना रीड कर सकते हो, समझ सकते हो चीजों को। तो बात करते हैं कीवर्ड्स की। तो कीवर्ड्स की जब आप बात करेंगे तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स आपके होते हैं जो आपके कंपाइलर ने डिफाइन कर रखे हैं, जैसे कि आपका इंट हो गया, फ्लोट हो गया, ठीक है। इस तरीके के आपके जो भी कीवर्ड्स होते हैं वो आपके डिफाइन कर रखे हैं, जैसे वाइल हो गया, फॉर हो गया, ये आपके कंपाइलर ने पहले से डिफाइन कर रखे हैं, इनको कहते हैं कीवर्ड्स। जैसे कि मैं आपको और भी कुछ बता देता हूं, लेकिन उससे पहले जैसे कि कीवर्ड्स में जैसे कि आपका ब्रेक है, ऑटो है, डबल है, ऑटो, ब्रेक, सॉरी ब्रेक, स्मॉल लेटर, केस सेंसिटिव लैंग्वेज सी, यानी कि सारे लेटर्स स्मॉल भी होते हैं। अगर स्मॉल है तो स्मॉल, बड़ा है तो बड़ा, यानी केस सेंसिटिव। आपका ये नहीं है कि जहां आपको ए लिखना है वहां पे कैपिटल ए लिख दो आप, ऐसा नहीं है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है ये। तो ये आपके कुछ कीवर्ड्स हो गए। कीवर्ड्स की पहले बात करते हैं थोड़ा सा, तो हम डिटेल में थोड़ा चलते हैं हल्का सा, कि कीवर्ड्स आपके कैसे मिलके बनते हैं। कीवर्ड सपोज दैट कैरेक्टर जैसे कि आपका ए टू जेड कैपिटल, स्मॉल ए टू जेड स्मॉल जेड। तो इस तरीके से आपके कैरेक्टर में आपके अल्फाबेट्स आ गए, कैरेक्टर के अंदर अल्फाबेट्स, आपकी डिजिट्स आ गई, यानी कि 0 से 9 तक आपकी डिजिट्स आ गई। इसके बाद में आपके स्पेशल कैरेक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि डॉलर, हैज, इस तरीके आपके स्पेशल कैरेक्टर आ जाएंगे, एम्परसेंड, ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रेसेस, ओपन क्लोज, इस तरीके से ये ब्रैकेट्स, इस तरीके। तो ये आपके स्पेशल कैरेक्टर आ गए, यानी कैरेक्टर के अंदर आपके अल्फाबेट्स, डिजिट्स, स्पेशल कैरेक्टर आपके ये हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमने जो कीवर्ड की बात की थी, तो कीवर्ड मैंने आपको बताया कि कीवर्ड किस तरह के होते हैं, इंट, फ्लोट, वाइल, फॉर, इस तरह। तो प्री डिफाइंड कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपकी डेफिनेशन आपके कंपाइलर के अंदर होती है, यानी सी लैंग्वेज के अंदर होती है, और उनको हम इस्तेमाल सिर्फ कर सकते हैं, उनमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। वो जस्ट एज अ जैसे आपने डिफाइन कर रखे हैं कंपाइलर, जिन्होंने सी लैंग्वेज को बनाया है उन्होंने उसी तरीके से उनको यूज करना होगा, उनमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हम लोग। देन उसके बाद में जब हम बात करेंगे तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कि जैसे कि इंट, फ्लोट, वाइल, ये आपके क्या हो गए आइडेंटिफायर, जो प्री डिफाइंड है इस लैंग्वेज के अंदर, इनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ये ऐसे ही रहेंगे। और आइडेंटिफायर जैसे क्या होते हैं, कि जैसे सपोज दैट हम अपना कुछ आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपने कोई एरे बनाया, आपने कोई स्ट्रक्चर बनाया, आपने कोई वेरिएबल बनाया, तो उनके जो हम नाम देते हैं, उनकी नेम जो कन्वेंशन होती है, वो उनको बोलते हैं आइडेंटिफायर। सपोज दैट सम, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, ये आपके क्या हो गए आइडेंटिफायर। सपोज इसको कैसे समझ लेते हैं, जैसे हमें 2 वेरिएबल चाहिए, जैसे हमने अभी सम की बात की थी कि हमें 2 लेटर्स को सम करना है, तो 2 लेटर को सम करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि इंट वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2, ये कॉमा यहाँ पे ये नहीं है कॉमा, और ये लाइन क्लोज। अब जैसे हमारा ये वाला है, ये एक स्टेटमेंट है, सी लैंग्वेज का स्टेटमेंट है, ये सिंटैक्स आपका देख लेते हैं कि इंट, तो इंट आपका क्या हो गया कीवर्ड, जो प्री डिफाइंड है कंपाइलर के अंदर, डेफिनेशन के अंदर, इसके अंदर। तो ये कीवर्ड हो गया आपका, और वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2 ये आपके क्या हो गए आइडेंटिफायर हो गए। आइडेंटिफायर यानी किसी चीज को आइडेंटिफाई करना, उसको कुछ नेम देना, जिससे हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकें कि ये बंदा एक्स है, ये बंदा वाई है।
तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, आइडेंटिफायर्स हो गए। अब हमारा सेकंड क्या था, वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। अब है हमारा वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल्स मींस जो भी आपका जो सेटअप पूरा प्रोग्राम होता है, आपका जितना भी पूरा प्रोग्राम होता है उसके अंदर आपके वेरिएबल्स यूनिक होते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने अभी 2 नंबर का सम किया तो सम यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया आपने इंट सम, तो आपका ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कुछ कोड लिखने के बाद में आप फिर से दोबारा से इंट सम कर दें। यानी कि डिक्लेरेशन आपका एक ही बार होता है पूरे प्रोग्राम में। तो पूरे प्रोग्राम के अंदर आपका एक ही यूनिक वेरिएबल होना चाहिए। सपोज दैट आपका सम अगर आपने डिक्लेयर कर दिया है इंट सम, तो आपका एक ही पूरे प्रोग्राम के अंदर होना चाहिए, सम नेम से, दूसरे नेम से नहीं हो सकता है। आपको कुछ ना कुछ चेंजेस करने होंगे, जिससे कि क्या होगा कि आपने जैसे कि आपने जब मैंने अभी बताया था कि इंट मनी, जैसे मनी के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये वेरिएबल हो गया मनी। जो भी वेरिएबल आपको डिक्लेयर करते हैं तो इंट टाइप का वेरिएबल हो गया। अगर आपको फ्लोट का टाइप का करना है तो फ्लोट मनी। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप इसका इंट या फ्लोट ले लेते हैं। इंट फॉर डेसिमल इंटीजर नंबर होता है, फ्लोट फॉर डेसिमल नंबर्स होता है। तो आपका जो वेरिएबल है वो यूनिक होता है पूरे प्रोग्राम के अंदर, और आपका आइडेंटिफायर की जस्ट काम करता है, आइडेंटिफाई करना किस चीज को, कि ये इसको पार्टिकुलर किस नेम से हमें पुकारना है या बुलाना है। अब बात करते हैं कांस्टेंट की। तो कांस्टेंट की बात करेंगे दोस्तों, तो इसके अंदर हमारा क्या रहता है कि कांस्टेंट वैल्यू रहती है थ्रू आउट द प्रोग्राम। अब हम कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट में क्या रहता है, कांस्टेंट की आपकी थ्रू आउट द प्रोग्राम आपकी कांस्टेंट वैल्यू रहती है। सपोज दैट आपने पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। अब 3.14 वैल्यू कभी भी चेंज तो हो नहीं सकती है, क्योंकि ये फिक्स है। आपने जब भी कभी स्टडी की होगी तो उसमें आप देखा होगा पाई की वैल्यू फिक्स होती है। तो हमारा ये क्या है 3.14 यानी कि डेसिमल टाइप का है, तो हम क्या करते हैं इसको फ्लोट। जब भी हमें कभी इसकी जरूरत पड़ेगी अपने प्रोग्राम के अंदर, तो हमें इसका डिक्लेरेशन कैसे करना पड़ेगा, फ्लोट, इस तरीके से कि फ्लोट पाई इक्वल्स टू 3.1। बट ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कभी भी प्रोग्राम के अंदर चेंज नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे इसके आगे CONS कॉन्स लिख देंगे, कॉन्स्टी CONST कॉन्स्ट। ये कांस्टेंट है, ये क्या है आपको सबसे पहले होता है कीवर्ड, तो ये कीवर्ड है। तो आपने क्या कर दिया कांस्टेंट CONST आपने लिख दिया। तो यानी कि थ्रू आउट द प्रोग्राम कभी भी आप इसके अंदर यानी कि पाई के अंदर डालना चाहेंगे 2.13 या कुछ भी वैल्यू डालना चाहेंगे तो एक्सेप्शन दे देगा, यानी कि एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि आपने इसकी वैल्यू को डिक्लेयर कैसा किया है, कांस्टेंट टाइप का, यानी कि इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी और ये कभी चेंज नहीं होगी उस थ्रू आउट द प्रोग्राम, क्योंकि आपने इसका वेरिएबल कैसे दे दिया है, कांस्टेंट। तो ये बेसिक चीजें थोड़ी सी तो आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। अब गाइस हमारा डेटा टाइप्स, यानी कि सी के डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। डेटा टाइप्स मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स जिसमें हम वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, कंटेन कर सकते हैं। सपोज दैट आपको मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, मैं सिंपल लैंग्वेज में कि अगर आपको दूध रखना है तो आप किसके अंदर रखोगे, किसी कंटेनर बोतल के अंदर, किसी डब्बे के अंदर रखोगे जिसके अंदर कंटेनर जार होता है, इस तरह से रख सकते हो दूध को। लेकिन आपसे बोल दिया जाए कि मुझे गैस रखनी है, तो गैस आप कहाँ रखोगे, गैस सिलेंडर के अंदर रख सकते हैं, किसी बंद कंटेनर के अंदर रख सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारे क्या होता है डेटा टाइप्स होते हैं कि अगर हमारी वैल्यू है 1 2 3 तो इसको हम किस तरह डेटा टाइप में रख सकते हैं। इसी तरीके से हमारी वैल्यू अगर 1.1 है, 1.4 है, 1.5 है, इस तरह की वैल्यूज को हम किसके अंदर रख सकते हैं। या फिर हमारी वैल्यूज बहुत ज्यादा बड़ी हैं, लार्ज अरबों खरबों में वैल्यूज है आपकी, मिलियन बिलियंस में, तो उसको किस में रखना है और छोटी वैल्यूज को किस में रखना है। तो इस तरीके से हमारे कुछ डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि इंट, फ्लोट, डबल, कैर, साइंड, अनसाइंड और इसकी तरह ही आपके लॉन्ग वगैरह काफी कुछ होता है। तो आप इसकी डिटेल में, आप इसका एक डॉक्यूमेंट आपको मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं उसके अंदर बेसिक, यानी कि इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, तो इसमें डिटेल में ज्यादा नहीं जाऊंगा। तो इंट में क्या रहता है आपका इंटीजर वैल्यू रहते हैं, जस्ट लाइक 1 2 3 4 5, इसकी एक रेंज होती है, उस रेंज तक हम इसके अंदर वैल्यू को रख सकते हैं इंटीजर टाइप को। इसी तरीके से फ्लोट की वैल्यू आप रख सकते हैं, डेसिमल वैल्यूज, जो रियल वैल्यूज होती है, रियल नंबर्स होते हैं या डेसिमल नंबर्स होते हैं, उनको हम फ्लोट के अंदर रख सकते हैं।
डबल के अंदर भी रख सकते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, रेंज का डिफरेंस है। यानी कि फ्लोट में आप कम वैल्यू तक रख सकते हैं और आपकी डबल के अंदर कुछ बड़ी वैल्यू रख सकते हैं जो बिलियंस में होती हैं, उनको वैल्यू को रख सकते हैं रियल टाइप की। कैरेक्टर में आप कैरेक्टर वैल्यू रख सकते हैं, जैसे कि स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल ए, जो भी कैरेक्टर जो आपको मैंने बताए थे उनको आप कैरेक्टर के अंदर रख सकते हैं कैरेक्टर, यानी कि कैरेक्टर टाइप कंटेनर है। इसी तरीके से सैंड जो वेरिएबल होता है उसके अंदर आप क्या रख सकते हैं, वैल्यूज को पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, जैसे कि आपका 1 है और एक -1 है, यानी कि इन दोनों वैल्यूज को रखना है आपको, तो सैंड के अंदर रख सकते हैं। लेकिन आपको सिर्फ रखना है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को रखना है, यानी कि 1, 2, कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं रखनी है, तो इसके लिए हम अनसाइंड का यूज करते हैं। तो इसी तरीके से जो लॉन्ग आपका इंट था, यानी कि जो डेसिमल सॉरी नंबर जो 1 2 3 है, जो आपके नंबर्स हैं, इनमें आपका जो इंटीजर था सम जस्ट लाइक लॉन्ग होता है, डिफरेंस है रेंज का, यानी कि जो लॉन्ग होता है उसमें बिलियंस तक नंबर रख सकते हैं और इंटीजर की एक लिमिट होती है, उस तक ही हम नंबर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपके रहे डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स में आपका और क्या रहता है, आपका थोड़ा देख लेते हैं। आपके डेटा टाइप बाकी और भी होते हैं, लेकिन हम लोग इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, नहीं तो एक ही डेटा टाइप पे आपका काफी लॉन्ग लेंथी वीडियो बन जाएगा, जो कि काफी मुझे लगता है कि काफी ज्यादा अभी आपको बेसिक क्लासेस चल रही हैं, तो इसमें आपको सिंपल चीजें हम बता रहे हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि आउटपुट, यानी कि सी आउटपुट, जो सी के आउटपुट इनपुट्स होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। सी में इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट आउटपुट की बात करते हैं, तो इसमें मैं आपको बता देता हूं कि हम सी लैंग्वेज के अंदर इनपुट कैसे लेते हैं, आउटपुट कैसे लेते हैं, इन सारी चीज़ों को मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और हम एक एग्जांपल ले लेंगे जिससे आपको समझाएंगे कि इनपुट आउटपुट का कैसे इसका यूज होता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल वही था जो अभी ले लेते हैं। एक तो आपका था हेलो वर्ल्ड, जो आपको मैंने अभी स्क्रीन पर बताया था, सिंपल सा हेलो वर्ल्ड आपका एक एग्जांपल हो जाएगा, और दूसरा आपका हो जाएगा एडिशन का, यानी कि a प्लस b का। तो इन दोनों में इनपुट और आउटपुट क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, आपको एक प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो प्रैक्टिकली ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए समझने के लिए। तो विजुअल स्टूडियो में चलते हैं और हम यहाँ विजुअल स्टूडियो आ गए। तो मैं सबसे पहले तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, तो आपको मैं इसको समझा देता हूँ कि इसमें आपका इनपुट और आउटपुट क्या मेथड है। जो आप प्रिंट आउट कर रहे हैं, यानी कि आप स्क्रीन पे कोई चीज शो कर रहे हैं, तो ये आपका क्या हो रहा है, आउटपुट दे रहे हो आप किसी को, यानी कि आप अपने स्क्रीन पर आउटपुट भेज रहे हो कि हाँ हेलो वर्ल्ड, तो ये आपका आउटपुट हो गया। इसके बाद में बात करते हैं इनपुट की। तो इनपुट की बात कर लेते हैं। तो देखिए आपका क्या है, एक इनपुट करने के लिए हम एक समेशन का नंबर ले लेते हैं, यानी कि एडिशन का एक प्रोग्राम बना लेते हैं। तो सम डॉट सी एक मैंने फाइल बना दी है और इसके अंदर हम प्रोग्राम को लिख देते हैं। तो इनपुट आउटपुट के लिए समझने के लिए सबसे बेस्ट रहेगा ये आपके लिए स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, और इसमें एक एक चीज बताई गई, एक एक लाइन को मैं आपको समझाऊंगा कि इसका क्या मतलब होता है। और टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी, आपको घबराना नहीं है कि अरे सिंपल टफ लग रहा है। आप थोड़ा धीमे, थोड़ा टाइम दीजिए, किसी चीज को सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी आप धीमे धीमे सारी चीजों को सीख जाएंगे। अभी मैंने क्या किया कि मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है सम, मुझे एडिशन करना है, तो 2 नंबर मुझे इनपुट करने होंगे और तीसरा यानी कि सम के अंदर मुझे उसको स्टोर करना है और स्टोर की वैल्यू को मुझे फिर डिस्प्ले करना है। तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, स्क्रीन पे मुझे आउटपुट देना पड़ेगा कि प्लीज एंटर ए वैल्यू। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, प्रिंट एफ प्लीज एंटर फर्स्ट वैल्यू लिख दीजिए, फर्स्ट वैल्यू। ये आपका आउटपुट आ गया स्क्रीन पर, प्लीज एंटर फर्स्ट वैल्यू। अब जो यूजर होगा वो आपकी वैल्यू को स्क्रीन पर दे देगा, इनपुट दे देगा, तो उसको हमें स्टोर करना पड़ेगा ना। तो स्टोर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्कैन एफ डबल कोट्स के अंदर मुझे लगाना पड़ेगा %d। डी क्यों लगाया मैंने अभी और आपको डिटेल अभी बताऊंगा मैं, और %a। अभी क्या है, अभी प्रोग्राम लिख देते हैं, फिर आपको मैं एक एक चीज बताऊंगा दोबारा से ढंग से। प्रिंट एफ, अब आपकी ए वैल्यू आपकी स्टोर हो गई, कहां पर स्टोर हो गई, ए वेरिएबल के अंदर। अब प्रिंट एफ एंटर सेकेंड वैल्यू, ये मैसेज आ गया आपका आउटपुट का।
और उस सेकंड वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम स्कैन एफ कर लेंगे, परसेंटेज डी कोमा n% p। अब देखिए आपकी a और b वैल्यू आ चुकी हैं। अब इनको हम क्या करना है, सम करना है, यानी सम इक्वल्स टू a प्लस b। और हमें इसका फिर क्या करना है, आउटपुट दिखाना है हमें। तो प्रिंट एफ, इसके अंदर हम लिख देंगे सम इज परसेंटेज डी कॉमा सम, वैल्यू पास करती है हमने सम की। इसको सेव कर देते हैं और एक बार एग्जीक्यूट करके तो आपको दिखाई देते हैं। तो कह रहा है हमारे पास मैसेज आ गया, देखो प्लीज एंटर फर्स्ट वैल्यू। तो मैंने डाल दिया इसके अंदर 5, एंटर मार दिया। एंटर सेकंड वैल्यू, मैंने आपके अंदर इसके अंदर डाले 2, और आप देख सकते हैं सम इज 7, राइट। तो अब मैं आपको बताता हूँ पूरे प्रोग्राम को समझा देता हूँ थोड़ा एक बार के बेसिक तरीके से। कि सबसे पहले आप देखिए स्क्रीन पे कि इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट हेडर फाइल। हमने जिसकी डेफिनेशन हमारे पास जो कीवर्ड्स होते हैं, हमारी जो डेफिनेशन हमारे पास नहीं है, यानी कि जैसे प्रिंट एफ है, प्रिंट एफ फंक्शन का मतलब ये होता है, ये फंक्शन है, इसका मतलब होता है कि आप जो भी स्ट्रिंग पास कर रहे हो उसके अंदर वो आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। और इसकी डेफिनेशन कहाँ पर है, इसके अंदर है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के अंदर है। यानी कि प्रिंट एफ की डेफिनेशन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के अंदर होती है। तो इसलिए हमने जिसके अंदर वो डेफिनेशन है, इसलिए हमने इसको इंक्लूड किया है कि हैज इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। तो इसकी डेफिनेशन आपकी इससे मिल जाएगी। हमने जो स्ट्रिंग दी है इसको, वो इसकी स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा, इसीलिए आपकी स्क्रीन यहाँ पे प्रिंट हो गई थी कि प्लीज एंटर फर्स्ट वैल्यू। तो आपका ये क्या हो गया, आउटपुट, यानी कि सी लैंग्वेज के अंदर आउटपुट ये होता है। और हमने जब यूजर उस वैल्यू को पुट करेगा स्क्रीन पे, टर्मिनल पे जो वैल्यू देगा कि 2, 5 जो भी है, उसको हमें स्टोर करना पड़ेगा कहाँ पर, जो हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया है ए बी। तो हमने क्या किया, स्कैन एफ, स्कैन एफ की डेफिनेशन किसके अंदर होती है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल के अंदर होती है, हेडर फाइल के अंदर। तो हमने क्या किया, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी क्या लगाया, आइडेंटिफायर होता है ये, यानी कि हमको वैल्यू कैसी, जो इंटीजर वैल्यूज होती है, इंटीजर 1 2 3 4 5, इस तरह की वैल्यू को हमें स्टोर करना है, इसलिए हमने लगाया परसेंटेज डी। अगर डेसिमल होती तो परसेंटेज एफ लगाते, और आपकी कैरेक्टर होती तो परसेंटेज सी लगाते, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने ए के अंदर उस वैल्यू को पास कर दिया। एम% क्यों लगाया हमने यहाँ पे, एम% इसलिए लगाया कि ए वेरिएबल का जो एड्रेस है, ए वेरिएबल का जो एड्रेस है उस जगह पे ये वैल्यू सेव हो जाए। यानी कि अब कोई आप वैल्यू पुट कर रहे हो, आप वैल्यू दे रहे हो, 5 वैल्यू दे रहे हो, तो ये तो है नहीं कि वो वैल्यू कहीं भी सेव हो जाएगी रैंडम मेमोरी में। आप उस एड्रेस के अंदर सेव करना चाहते हो ए पर, तो ए की लोकेशन पे जाके सेव होगी ना वो, इसलिए हमने एम% लगा दिया यहाँ पर। देन उसके बाद क्या किया हमने, प्रिंट एफ, एंटर सेकंड वैल्यू। आपने सेकंड वैल्यू भी डाल दी कोई, तो वो भी आपकी परसेंटेज आइडेंटिफायर के जरिए आपकी बी वेरिएबल के अंदर सेव होगी, बी की लोकेशन पे जो एड्रेस है उसका मेमोरी के अंदर। दोनों सेव हो गई, इनपुट आपके इनपुट आपने आउटपुट दे दिए दोनों मैसेज में इस तरह से। अब आपने क्या किया, सम, जो आपका सम थर्ड वेरिएबल था, जो सम इक्वल टू 0 आपने दे रखा था, इसमें आपने क्या कर दिया, सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, यानी कि ए और बी के अंदर जो भी वैल्यू है उनका सम हो जाए, एडिशन हो जाए, और वो किसके अंदर स्टोर हो जाए, सम में स्टोर हो जाए। देन आपने लास्ट में क्या कर दिया, उस आउटपुट को जो कंप्यूटर मेमोरी में आपका सेव हो गया था कि सम इक्वल टू जो एडिशन है वो आपने प्रिंट कर दिया कि प्रिंट एफ सम इज परसेंटेज डी, यानी कि जो आपका जो टोटल है उसको प्रिंट कर रहे हो आप, तो आपने आइडेंटिफायर यूज किया इसके अंदर, यानी प्रिंट एफ के अंदर भी हम आइडेंटिफाई यूज कर सकते हैं और स्कैन एफ के अंदर भी। तो आपने प्रिंट एफ में क्या कर दिया, सम इज स्पेस परसेंटेज डी, यानी कि आपको इंटीजर वैल्यू डिस्प्ले करानी है तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा डबल कोट्स के अंदर, सम इज परसेंटेज डी कोमा परसेंट डी, यानी कि उस सम की वैल्यू पास कर देगा। तो परसेंटेज डी पे क्या पास हो जाएगा, सम का जो वैल्यू है उसकी पास हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका एक छोटा सा प्रोग्राम था एडिशन का, जो कि आपने समझ गए होंगे मुझे उम्मीद है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से आप इसको समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं फिर से अपनी स्क्रीन पर और हम देखते हैं कि हमें क्या सीखना था। हमारे डेटा टाइप्स तो हो गए, इनपुट आउटपुट हो गए हमारे। अब हम बात करते हैं कमेंट्स की, यानी कि सी में कमेंट्स कैसे करते हैं। कमेंट्स का मतलब दोस्तों ये होता है कि जैसे आपने अभी कोड लिखा था कि सम इक्वल्स टू, मतलब एस इक्वल टू ए प्लस बी, जो भी आपका कोड है, और इससे पहले आप बताना चाहते हो कि एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। तो आपने
डबल स्लैश से आपने इसको कोड को कमेंट कर दिया है। कमेंट क्यों करना चाहिए, क्या मतलब होता है बता देता हूँ आपको। कमेंट्स हमें इसलिए करना चाहिए कि सपोज दैट आप एक छोटे से प्रोग्राम पे काम कर रहे हो, एडिशन का है, तो कोई दिक्कत नहीं, सब देखने से समझ में आ रहा है कि आपने 2 नंबर्स का एडिशन किया है। लेकिन जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं तो आपके बाद में कोई दूसरा कोड करेगा, या आप खुद ही 1-2 दिन बाद देखेंगे कि यार ये मैंने कोड क्यों किया था, तो आप भूल जाते हो कि ये मैंने कोड क्यों किया था। तो हमेशा बेस्ट प्रैक्टिस कोड करने के लिए रहती है कि हमें हमेशा जब भी हम कोई मेन काम कर रहे हो, तो जो मेथड बना रहे हैं, फंक्शन बना रहे हैं, तो उसको कमेंट करके हमें बताना चाहिए कि हम आखिर ये क्यों कर रहे हैं वाला काम, जिससे कि हम कल 1 महीने 2 महीने बाद या हमारा कोई दूसरा कलीग भी हमारे कोड को देखेगा तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये कोड क्यों किया गया था। तो इसलिए हम कमेंट करके चलते हैं। और कमेंट हम 2 तरह से कर सकते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। अगर आपका सी लैंग्वेज में सिंपल एक ही लाइन का कोड है, मतलब एक ही लाइन में आपको कमेंट करनी है, तो आप //2 लगा दीजिए, बस आपकी कमेंट हो जाएगी। यानी कंपाइलर आपकी इस लाइन को रीड नहीं करेगा, इग्नोर कर देगा, इस लाइन को इग्नोर कर देगा और आपकी इस लाइन को रीड ही नहीं करेगा, सीधा इस पे आ जाएगा डायरेक्ट, इसको इग्नोर करके इस पे आ जाएगा और इसको रीड करेगा कंपाइलर। दूसरा क्या होता है, अगर आपकी कमेंट्स कई लाइन में है, आपने कमेंट्स कई सारी ज्यादा लिख दी है, जैसे कि आपने लिख दिया कि एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, मतलब एक से ज्यादा लाइन है आपकी, तो आपको // फिर यहाँ पर */ या यहाँ पर */ ये कर दीजिए आप। तो आपको ये करना है इस तरीके से, तो तब भी आपकी जो मल्टीपल लाइंस होती हैं वो आपकी इग्नोर हो जाएंगी और कंपाइलर आपके इस लाइन को कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसको इग्नोर कर देगा। इसके अंदर आप कुछ भी लिख दीजिए, इग्नोर कर देगा। अब मैं आपको स्क्रीन पर ले चलता हूँ और स्क्रीन पर बताता हूँ कि कोड कैसे काम करता है। सपोज दैट आपने जो सम किया था यहाँ पर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ /एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। तो देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है, ग्रीन हो गया है, और इसको आप एग्जीक्यूट करके देखिए तो आपका कोड रन हो गया है, यानी कि फिर से वैल्यू मांग रहा है तो दे दीजिए, ठीक है, 3 आ गया, यानी कि इसने इग्नोर मार दिया। अब इसको कमेंट को हटा दीजिए, अब इसको सेव करके फिर से एग्जीक्यूट कराइए, तो देखिए एरर आ गया। यानी कि आप कुछ भी कोड उल्टा सीधा कुछ भी लिख देते हैं तो एरर तो आएगा ही कंपेयर, क्योंकि सिंटैक्स प्रॉपर है ही नहीं है। तो कभी भी आपको इस तरह से करना है तो आपको लाइन कमेंट करनी है, सिंगल लाइन कमेंट करनी है तो डबल / लगाने हैं। और आपका अगर यही मल्टीपल लाइन्स है, अगर इस तरह से मल्टीपल लाइन्स है आपकी वाली, तो आपको क्या करना पड़ेगा, /* और लास्ट में या यहाँ पर आप कहीं लगा दीजिए */। तो देखिए आपका कोड कमेंट हो गया प्रॉपर। इसको फिर से आपको रन करके दिखा देता हूं, 1 3 और 4, ठीक है। तो इस तरह से आप सी लैंग्वेज कमेंट कर सकते हैं, और ये बेस्ट प्रैक्टिस रहती है आपको कमेंट करने की। तो आपको इस तरह से कमेंट करना चाहिए जिससे कि कंपाइलर इन लाइंस को इग्नोर कर देता है और हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अब हम बात करते हैं सी लैंग्वेज में ऑपरेटर्स की, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, जिसके जरिए हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो ऑपरेटर आता है वो है अरिथमेटिकल ऑपरेटर। अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स में आपका क्या होता है, प्लस, माइनस, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन। तो इस तरह के आपके अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं। मॉडुलस यानी कि परसेंटेज, आपके ये अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं जिनसे आप अपना जो भी कैलकुलेशन अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स की जो करनी होती है वो कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आपका जो होता है इंक्रीमेंटल ऑपरेटर, यानी कि सी लैंग्वेज में इंक्रीमेंटल एंड डिक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल 2 ऑपरेटर होते हैं। जैसे कि सपोज दैट आपके जैसे कि आपने a = a++ कर दिया, a++, यानी कि इसको क्या करेंगे, इंक्रीमेंटल ऑपरेटर। और आपने एक कर दिया b = a-, तो इसको डिक्रीमेंटल ऑपरेटर कर दिया। यानी कि जो वेरिएबल है आपका, वेरिएबल आपने a = a++ कर दिया, या इक्वल टू से मतलब नहीं है आपका, a++ कर दिया, a- कर दिया, तो इन्हीं को हम इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल बोलते हैं। यानी कि एक नंबर का इंक्रीमेंट करना और एक नंबर का डिक्रीजमेंट करना। तो इस तरह से आपका डिक्रीमेंटल ऑपरेटर हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि सी असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तीसरा है आपका असाइनमेंट। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में क्या होता है आपके, जैसे कि इक्वल टू होता है, यानी कि किसी वैल्यू को असाइन करना। जैसे कि मैंने बताया था कि सम = a + b, तो ये क्या था, इक्वल टू।
असाइनमेंट ऑपरेटर था, यानी कि इक्वल टू मतलब उसकी वैल्यू जो भी a प्लस बी की वैल्यू थी उसकी हमने असाइन कर दिया किसके अंदर, सम के अंदर, तो ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। इसी तरीके से प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, एस्ट्रिक इक्वल्स टू, स्लैश इक्वल्स टू एंड मॉडुलस इक्वल्स टू, ये आपके कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जिनका हम धीरे धीरे आने वाले प्रोग्राम्स में सीखेंगे। फिलहाल मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आपको थोड़ा बेसिक जो है सारी चीजें आनी चाहिए कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इस तरह की चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। 4 रिलेशनल ऑपरेटर आपके क्या होते हैं, इक्वल्स टू, यानी कि किसी चीज को आपको कंडीशन को मैच करना है, इसे सी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। अगर आपको मैच करना है कि ए इक्वल टू बी, यानी कि ए बराबर बी है क्या, यानी कि ए में आपका 2 पड़ा हुआ है और बी में 2 पड़ा हुआ है, यानी कि ए 2 इक्वल टू चेक करना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डबल इक्वल टू लगाना पड़ेगा, तो आपका ये रिलेशनल ऑपरेटर है। इसी तरीके से ग्रेटर इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू आपके ये क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। यानी कि 2 नंबर्स में रिलेशन निकालते हैं कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, या कौन सा इस तरीके से कौन सा इक्वल है, ठीक है, ये वाले। अब बात करते हैं 5 लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं आपके, जैसे कि डबल एम्परसेंड, डबल एंड, पाइप एंड नॉट इक्वल्स, ये आपके होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। जैसे कि आपको कंडीशन लगानी है कोई कि ए और बी, ए इक्वल टू बी, ए ग्रेटर बी एंड बी इक्वल्स टू ए, सपोज दैट, ये कंडीशन है। इस तरह से इन दोनों में रिलेशन बनाना है, क्या कि ये भी ट्रू होनी चाहिए, ये भी ट्रू होनी चाहिए, तभी ये पूरा स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू हो पाएगा। यानी कि रिलेशन निकाले, लॉजिकली आपका ये अगर ट्रू है, ये ट्रू है, तभी इन दोनों का कंडीशन जो ओवरऑल रिजल्ट होगा वो क्या होगा, ट्रू होगा, ट्रू। तो ये सारे लॉजिकल अभी आप थोड़ा सा समझ में आ रहा हो तो बेटर है, देख लीजिए आप। बाद में हम आपके जिनको प्रोग्राम के थ्रू समझाएंगे तो सारी चीजें आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी। तो गाइज आप चलते हैं कि आप ये हमारे जो आपको मैंने बताए, तो इनसे रिलेटेड थोड़े से प्रोग्राम मैं आपको अपनी स्क्रीन पे करके दिखाऊंगा कि जो भी हमने ऑपरेटर यूज किए हैं, तो इनके ऑपरेटर्स को, जैसे कि आपका सी ऑपरेटर जो था मेरा, मैंने उसके बारे में बताया आपकी जो था ना, जो सी के अंदर इनपुट आउटपुट वेरिएबल्स होते हैं उनको मैंने प्रिंट करके आपको दिखाया। इसी तरीके से मैं आपको जो भी ऑपरेटर थे इनका भी एक एक हल्का हल्का छोटा छोटा एक एग्जांपल बना के दिखा दूंगा आपको, जिससे आप रिलेट कर पाएंगे, जो मैंने आपको थ्योरेटिकल बताया उससे रिलेट कर पाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये तो आपका फर्स्ट लेक्चर था जो कि आपका काफी बेसिक था। इसके अंदर मैंने काफी सारी चीजें आपको बेसिक तरीके से बताई थी कि डेटा टाइप्स, वेरिएबल, इनपुट आउटपुट, ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अब इसके बाद जब बात करेंगे तो सीधे चलेंगे हम आपको बताएंगे, फ्लो चार्ट में चलेंगे, और फ्लो चार्ट में आपको सारी चीजें, आपको मजा आएगा काफी। आपके इसके अंदर लूप वगैरह होंगे तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा वो वाला भी, तो लेक्चर 2 में। लेकिन इसमें पहले थोड़ा सा आपको छोटे छोटे जो एग्जांपल्स हैं आपको मैं बता देता हूँ उसमें ऑपरेटर वाले, जिससे कि आप थोड़ा सा रिलेट कर पाए इन चीजों को। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो यदि आप देखें कि अर्थमेटिकल ऑपरेटर की हमने बात की थी, तो अर्थमेटिकल ऑपरेटर आप देख सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम बनाया था उसी में आप समझ सकते हैं कि हमने सम इक्वल टू ए प्लस बी लगाया था, यानी कि ए प्लस बी क्या हो गया आपका अर्थमेटिकल ऑपरेटर। अब इसी प्रोग्राम में हम थोड़ा सा चेंजेस करके एक बनाते हैं, जैसे कि एक नया बना लेते हैं, थोड़ा इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल ऑपरेटर आपको समझाना है उसके लिए। तो एक नई फाइल बना लेते हैं, incremental.c, और इसके अंदर हम बनाते हैं, तो सारी चीज़ें मैं लिख लेता हूँ। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल को हमने इंक्लूड कर लेते हैं, void main parenthesis एंड कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। अब देखिए एक हमने वेरिएबल ले लिया a, b। अब a में हम वैल्यू डाल देते हैं, पहले से ही हार्ड कोडेड डाल देते हैं, a इक्वल टू 11 एंड b इक्वल टू 100, ठीक है। अब हमने इसको कर दिया, अब हम क्या करते हैं, इनको प्रिंट करते हैं वैल्यूज को, प्रिंट f %d और वैल्यू पास करते हैं हम किसकी, a की।
ठीक है। इसके बाद हम प्रिंट एफ वैल्यू पास कर देते हैं बी की, यानी परसेंटेज डी कॉमा बी। अब हमने क्या दोनों की वैल्यू पास कर दी, हमने प्रिंट कर दी ए और बी की। इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं जिससे कि हमारा टाइम बचेगा कॉपी उसका टाइप करने का। अब हमने यहाँ पे कर दिया प्लस प्लस और यहाँ कर दिया हमने माइनस माइनस। इनका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हालांकि मैं आपको बता अभी आपको डिस्क्राइब कर दूंगा मैं आपको। और ये इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, इनको हटा देता हूँ, ठीक है। अब ये क्या है, एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएंगे। चलो आपको पहले एक आउटपुट दिखा देता हूँ। ये सारे ना हौच हौच हो जाएंगे तो मालूम नहीं पड़ पाएगा, तो पहले एक बार रन कर देता हूँ, आप खुद देख सकते हो कि कैसे हो जाएगा। अब देखो ये ऐसे इस तरह प्रिंट हो गए एक ही लाइन में, तो हमें मालूम नहीं पड़ पा रहा है क्या कैसे कौन सी वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे कि जब भी कोई एक वैल्यू प्रिंट हो जाए उसके बाद हम क्या करते हैं स्लैश एन, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए इक्वल्स टू, यानी कि ए की वैल्यू ये है, और जब वैल्यू प्रिंट हो जाएगी उसके बाद स्लैश एन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कर देते हैं बी इक्वल्स टू और स्लैश एन। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी कर देते हैं, ये ए की वैल्यू है और ए इक्वल्स टू सॉरी एंड स्लैश एन। सेम इधर भी बी इक्वल्स टू एंड स्लैश एन। सेम यहाँ पे भी ए की वैल्यू है, ए इक्वल्स टू एंड स्लैश एन। सब में हम इसी तरीके से इसमें कर देते हैं स्लैश एन और बी इक्वल्स टू। अब देखिए इधर गलत कर दिया मैंने, ठीक है। इसको अब एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमने कहाँ मिस्टेक कर दी, अरे ये हमने बाहर लगा दिया यहाँ पे, इसलिए डबल कोट्स के अंदर आना चाहिए ना ये, इसलिए। तो देखिए आप इसमें देख सकते हैं कि ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू और ये किस तरह से आ रही है। सॉरी ए और बी की वैल्यू आपका ए में 11 है, 11 है, तो देखिए आपका स्टार्टिंग में 11 आ गया, और बी में कितना है आपका 100, तो 100 प्रिंट हो गया। फिर आपने देखा कि ए में कितना है 11, तो ए में 11 है, तो आपने दोबारा से फिर आपने जब ए की वैल्यू प्रिंट की तो आपकी कितनी आ गई ए प्लस प्लस, यानी कि 11 प्रिंट हो गई। और बी की वैल्यू भी आपकी क्या थी 100, तो 100 प्रिंट हो गई। अब आप देख सकते हैं कि तीसरी बार जब मैंने प्रिंट किया था ए की वैल्यू आपकी प्रिंट की थी मैंने, तो आपका 13 प्रिंट हो गया है। ये कैसे 13 कैसे आ गया, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आ गया। आपका जब आपने स्टार्टिंग में ए इक्वल्स टू 11 प्रिंट किया था, तो ए में क्या था 11 था, आपने 11 वैल्यू प्रिंट हो गई इस वाले स्टेटमेंट में। अब स्क्रीन पे देखिए प्रॉपर जो हाईलाइट कर रहा हूँ मैं। और फिर आपने क्या किया कि ए प्लस प्लस किया और प्रिंट एफ आपने स्टेटमेंट यूज किया है। तो जब ए प्लस प्लस करते हैं तो ए प्लस प्लस की वैल्यू बाद में होती है, लेकिन पहले ये प्रिंट हो जाती है। तो यानी कि ए की वैल्यू पहले प्रिंट हो गई है, उसके बाद में इसका ए 1 नंबर का इंक्रीमेंट हुआ है। तो इसीलिए जब सेकंड टाइम में भी ए की वैल्यू कितनी प्रिंट हुई थी 11 ही प्रिंट हुई थी। तो अब ए की वैल्यू क्या हो चुकी है अब 12, यानी कि आप यहाँ देखेंगे ए की इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे 12 हो चुकी है कंपाइलर के अंदर इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस के अंदर, ठीक है। फिर आपने क्या कर दिया प्लस ए, यानी कि आप प्लस ए करते हैं तो इंस्टेंटली आपकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाती है। और आप ए प्लस प्लस करते हैं तो पहले वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है या वो प्रिंट हो जाती है, उसके बाद में उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट होता है। तो यानी कि आपकी वैल्यू यहाँ पे 12 थी, यहाँ पे आप पहले से प्लस प्लस हो गई है, यानी कि 13 हो गई है, फिर आपकी वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो ये इस तरीके से आपका कोड चलाएगी, ठीक है। तो आपका ये हो गया आपका इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल ऑपरेटर के बारे में। अब चलते हैं तीसरे के बारे में। तो अभी हम बात करें कि असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि अगर आप इसके अंदर एक वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे आपने डिक्लेयर कर लेते हैं कि a इक्वल्स टू b, तो ये असाइनमेंट वेरिएबल हो गया, यानी कि आपने a के अंदर b की वैल्यू को डाल दिया, यानी कि a के अंदर क्या आ गया 100 आ गया, तो ये असाइनमेंट कर दिया। तो बाकी और भी असाइनमेंट ऑपरेटर हैं, तो धीमे धीमे उसके बारे में सीखते जाएंगे। अब इसी के अंदर मैंने अगला ऑपरेटर बताया था आपको रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जैसे कि सपोज दैट यहाँ पे मैं प्रिंट एफ करता हूँ, प्रिंट एफ परसेंटेज वो सॉरी डबल कोट्स परसेंटेज डी कॉमा ए इक्वल्स टू बी, ये करता हूं। और बाकी चीजों को फिलहाल मैं कर देता हूं कमेंट।
क्योंकि अभी आपको मैं रिलेशनल ऑपरेटर समझा रहा हूँ। और इस लाइन को थोड़ा क्लोज भी करना होगा, हर लाइन को क्लोज करना पड़ता है हमें कॉलम से। इसको सेव कर देते हैं। अब देखिए इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, रन करते हैं, इसका आउटपुट आना चाहिए 1। तो आप देख सकते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ गया 1, यानी कि a इक्वल टू बी है। रिलेशन पता कर रहा है कि a इक्वल टू बी है कि नहीं है। ये a इक्वल टू बी इसलिए है क्योंकि a में आपका 11 था और आपने a के अंदर फिर से आपने b को डाल दिया है। इसको कमेंट करके देखते हैं। अब आपका 0 आ रहा है, यानी कि a इक्वल टू b, यानी कि a में आपका 11 है और b के अंदर आपका क्या है 100 है। तो यानी कि दोनों इक्वल नहीं है, यानी कंडीशन फॉल्स हो रही है। तो जब कंडीशन फॉल्स हो रही है तो आपका क्या आ गया इसके अंदर 0। और जब आपका इसके अंदर आपने ये कर दिया था a इक्वल टू बी, यानी कि a में तो आपका 11 है, b में 100 है, तो आपने फिर से a के अंदर क्या डाल दिया 100 डाल दिया, यानी कि अब a के अंदर भी 100 है, b के अंदर भी 100 है, यानी कंडीशन ट्रू हो रही है। तो यानी कि a इक्वल टू डबल इक्वल टू, यानी इक्वल टू चेक कर रहे हैं a बराबर b है क्या, यस है, इसलिए आपका 1 आ गया, यानी कि ये क्या था आपका रिलेशनल ऑपरेटर। अब हम करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है, सपोज दैट मैं इसको ये कर देता हूँ आपका, इसमें 1 कर देता हूँ, बी में भी 1 कर देता हूँ फिलहाल, अभी आप देखते हैं इसको, और 2 वेरिएबल और ले लेता हूँ, c इक्वल्स टू 1 एंड कॉमा d इक्वल्स टू 1। ये आपके 4 वेरिएबल ले लिए मैंने। अब आपकी ये कंडीशन मैंने यहाँ लगा दी है a इक्वल्स टू b, और फिर मैंने यहाँ लगा दिया लॉजिकल ऑपरेटर यानी डबल एंड। तो लॉजिकल ऑपरेटर मैंने यहाँ लगा दिया और यहाँ कर दिया मैंने c इक्वल्स टू d। इसका मतलब क्या हो गया, मैं आपको समझा देता हूँ उसका लॉजिक क्या है, कि परसेंटेज d यानी कि वैल्यू प्रिंट हो, इसका रिजल्ट प्रिंट होगा, किसका, इसका रिजल्ट प्रिंट होगा। अब इसमें मैंने बताया कि a इक्वल टू b है, अगर है तो यानी कि इसका ऑपरेटर क्या आ जाएगा, रिलेशनल ऑपरेटर था ये, यानी कि इसका 1 आ जाएगा। और c इक्वल्स टू d यानी क्या है, इसका भी अगर बराबर हो दोनों तो 1 आ जाएगा, यानी कि 1 एंड 1, यानी कि दोनों ट्रू है, इधर भी ट्रू है इधर भी ट्रू है, तो दोनों का जो लॉजिकल ऑपरेटर होता है वो ट्रू आता है। तो इससे क्या आ जाएगा, रिजल्ट इसका ट्रू आ जाना चाहिए। अभी रन करके देख लेते हैं, तो 1 प्रिंट आ गया आपका, नहीं ट्रू प्रिंट हो गया। अब इसमें हम d की वैल्यू क्या कर देते हैं 11 कर देते हैं, डिफरेंस कर देते हैं। तो आपका क्या होगा, a इक्वल टू b तो अभी है, पर c इक्वल टू d नहीं है, क्योंकि d में 11 है और c में क्या है 1 है। तो आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, a इक्वल टू b ट्रू और c इक्वल टू d फॉल्स, यानी कि ट्रू और फॉल्स आता है। आपने पढ़ाई होगा, स्टडी की होगी, तो इसको रन कराएंगे तो आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर थे। तो फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो के अंदर आपने इंट्रोडक्शन सीखा कि किस तरह से हम इसको बेसिक में बताया कि कंपाइलर कैसे काम करता है, इसको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करता है, कोड को एग्जीक्यूट करना है तो कैसे करते हैं, हेलो प्रिंट कैसे करते हैं, और साथ ही साथ मैंने इसके अंदर डेटा टाइप्स वगैरह बताया आपको। और डेटा टाइप जैसे आप स्क्रीन पर चलते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने इन सारी चीज़ों को कवर किया था। कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर क्या होते हैं, वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, सी डेटा टाइप्स, इनपुट आउटपुट और कमेंट्स एंड ऑपरेटर्स, और कुछ एग्जांपल्स बताए आपको मैंने इसके अंदर। तो वीडियो आपको कैसा लगा, और हम नेक्स्ट लेक्चर में वीडियो कैसा लगा ये तो ऑब्वियसली आप बताएंगे कि वीडियो कैसा रहा, और कमेंट करेंगे, वीडियो में लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, मुझे पता है आप करेंगे, जरूर करेंगे। लेकिन इसके साथ में अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक, गुड बाय।